नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। सीधी से 4 बार के विधायक रहे हैं पंडित केदारनाथ शुक्ला जी और लगातार सीधी में भाजपा को लेकर कई प्रकार के अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि सीधी भाजपा में कई सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं। 2023 का चुनाव भी अब निकट आने वाला है, 2021 समाप्ति की ओर है, तो जानेंगे कि क्या है सीधी भाजपा की तैयारी और क्या है 2023 को लेकर के आगामी तैयारी, किस प्रकार से सीधी भाजपा का आगामी प्रोग्राम है, किस प्रकार से वो आने वाले चुनाव को फेस करेगी। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीधी से विधायक पुत्र विधायक प्रतिनिधि गुरुदत्त शरण शुक्ला। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद विंध्या टाइम्स का। जी, हमारा पहला सवाल आपसे, लगातार आप भी सक्रिय देखे जाते हैं क्षेत्र में, भुट्टा पार्टी, लिट्टी चोखा पार्टी, तो क्या ये सारे कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों से संपर्क बनाना है या कहीं ना कहीं आगामी चुनाव की तैयारी भी है? जब लोगों से संपर्क होगा तभी चुनाव की तैयारी होगी और राजनीति में सक्रियता कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस नाते लोगों से संपर्क करना और उनके पास जाके संपर्क करना तो आवश्यक ही है। हम सामाजिक क्षेत्र में रहें, राजनीतिक क्षेत्र में रहें, तो लोगों से संपर्क करना तो आवश्यक ही है। हाँ, अब उसके साथ जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाने पीने को मिलता है, तो कहीं कभी भुट्टा का सीजन रहा था भुट्टा मिल जाता है, इस समय जाते हैं तो मक्के की रोटी और चने की भाजी मिल जाती है। जी, नहीं तो लोगों का दबी जुबान से बातें ये भी है कि चूंकि विधायक जी काफ़ी अब धीरे धीरे सीनियर हो गए हैं, काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव है उनके साथ, तो ऐसी भी चर्चाएं हैं कि कभी ना कभी तो रिटायरमेंट विधायक जी ले सकते हैं। तो क्या आप आगे नया चेहरा बनेंगे उत्तराधिकारी के रूप में? एक तैयारी आपकी ओर से? रिटायरमेंट की बात जहाँ तक है तो भारतीय जनता पार्टी 75 पार की बात करती है और 75 पार में विधायक जी अभी 2 चुनाव लड़ सकते हैं। इस नाते रिटायरमेंट की बात करना तो ठीक नहीं है। हाँ, अब अगर पार्टी चाहेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव, क्यों नहीं लड़ेंगे। जी, तो मतलब इस बात को कबूल कर रहे हैं आप कि आगे आप चेहरा हो सकते हैं आने वाले समय में? हाँ, पार्टी तय करेगी और सीधी की जनता तय करेगी तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जी, लगातार देखा ये गया कि काफ़ी सीनियर नेता हैं और इसके बावजूद भी सीधी से मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वहीं कांग्रेस के शासनकाल में देखा गया था सीधी को जगह मिली थी और वहीं रीवा को हर बार प्राथमिकता दी गई, विधानसभा अध्यक्ष वहां से चुन के आते हैं, लेकिन सीधी को कहीं ना कहीं उपेक्षित किया गया। इसके बारे में क्या कहें? अब ये बात तो सही है कि सीधी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जिसको चाहे उनको रख सकते हैं, जिनको ना चाहे उनको ना नहीं रख सकते। बाकी ये पार्टी का विशेषाधिकार है। लेकिन फिर भी क्या आप ये मानते हैं कि यदि सीधी को मंत्रिमंडल में जगह मिलती तो सीधी के विकास में 4 चांद लग सकते थे और ज़्यादा? सीधी के विकास में कहीं कोई कोर कसर नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर प्रतिनिधित्व मिलता तो और तेज़ी से विकास करते, लेकिन इसके बावजूद कोई कमी नहीं है सीधी के विकास में। जी, बहुत सारे लोग जो पहले राजनीति में विधायक जी के साथ आए और अब वो कहीं ना कहीं साथ नहीं हैं, राहें अलग हो गई हैं, रास्ते अलग हो गए हैं। कई बार लोगों का कहना है कि कई लोगों को उन्होंने सपोर्ट भी किया, आगे भी बढ़ाया, लेकिन क्या कारण है कि सबकी रास्ते और राहें अलग अलग हो गए? अब ये तो देखिए, सबके ईश्वर ने सबको सोचने विचारने की क्षमता अलग अलग दी है और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और राजनीति के क्षेत्र में तो स्वाभाविक बात भी है। और चूँकि विधायक जी के साथ हैं तो उनको भी लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। विधानसभा की सीट तो एक ही है, अब विधानसभा छोड़ के तो नहीं दिया जा सकता किसी को, इसलिए हो सकता है उनके मन में लगता हो कहीं और जाने से हमको प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो ये उनका व्यक्तिगत विचार है। बहरहाल जो लोग हैं जहाँ हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। संगठन को लेकर के कई बार सीधी में प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि संगठन में दबी जुबान में चर्चा ये भी होती है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सीधी के जो कहीं ना कहीं सीनियर नेता है, बड़े पदों में बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? अब ये तो जिन बड़े नेताओं के बीच मनमुटाव होगा वही बता सकते हैं क्या मनमुटाव है।
और रही बात संगठन की, तो प्रदेश स्तर पर सारी जानकारियां हैं, सारे लोग जानते हैं, समझते हैं। हमारे पार्टी के विभिन्न ऑब्जर्वर जो हैं, रणवीर रावत जी हैं और अपने पाठक जी हैं, जो पार्टी की तरफ से अधिकृत हैं, यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, वो बीच बीच में आते हैं और यहाँ की जानकारी लेते हैं, वस्तुस्थिति से प्रदेश को नेतृत्व को अवगत कराते हैं और प्रदेश नेतृत्व उस पर विचार करता होगा। तो क्या कह सकते हैं कि 2023 के आने वाले चुनावों के लिए सीधी भाजपा एकजुट है पूरी तरह से? बिल्कुल, सीधी की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सीधी विधानसभा की जनता एकजुट है और पूरी ताकत के साथ फिर से माननीय विधायक जी एक बार चुनाव फतेह करेंगे। तो दबी जुबान से चर्चा ये भी है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आपको आगे किया जा सकता है। तो अभी क्या मतलब है कि चुनाव विधायक जी ही लड़ेंगे कि या फिर आपको आगे कर सकते हैं इस बार? मैंने इस बात का जवाब पहले ही दे दिया है कि 75 पार की बात है, तो माननीय विधायक जी भी 2 चुनाव लड़ेंगे, 2 चुनाव लड़ सकते हैं 75 पार में। इसके बाद अगर पार्टी और सीधी की जनता चाहेगी तो हम भी हो सकते हैं। जी जी। माननीय विधायक जी के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां आप क्या मानते हैं? बड़ी उपलब्धियों में सड़क है, बिजली है, विभिन्न सब स्टेशन बिजली के बने हैं, बाईपास बना है, रिंग रोड की अभी प्रस्तावित है, सेमरिया जो कि लगातार बंधक बना हुआ था, हमने माननीय विधायक जी ने उसमें भी प्रयास करके सेमरिया में बाईपास की सौगात दी है। लगभग 2000 किलोमीटर की सड़कें सीधी विधानसभा में बनी हैं और सीधी का आम जन अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। सबके घर में सुरक्षित हैं, सब अपने अपने जीवन यापन के लिए अपने मेहनत करते हैं और अपना खाते हैं। यही सीधी विधानसभा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगामी समय में और क्या विकास कार्य देखने को मिल सकते हैं? विकास कार्य तो जितना भी है वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, बाकी इसके पहले तो कभी कुछ नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी और माननीय विधायक जी आए हैं तब से ही सीधी में विकास दिख रहा है। बाकी उसके पहले का भी आप देख लीजिए, सीधी लोग अपना कमाते थे, अपने घर तक नहीं पहुंचा पाते थे और विभिन्न महाविद्यालय हों और सड़कें हों, बिजली हो, ये सारी चीज़ें माननीय विधायक जी द्वारा लाई गई हैं। और भी अभी हमारी एक मांग है माननीय विधायक जी की कि कृषि महाविद्यालय सीधी में हो। इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। लॉ कॉलेज हमारे यहाँ सेंक्शन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कुछ रूलिंग के कारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो भी सेंक्शन है। उसकी ज़मीन आवंटन का मामला कलेक्टर साहब के पास पेंडिंग है, उसमें भी जल्दी से ज़मीन आवंटन होगा और भवन का निर्माण होगा और फिर लॉ कॉलेज भी शुरू होगा। जी, कई विकास कार्यों की बात की, लेकिन एक विकास कार्य ऐसा जो कि कहीं ना कहीं अछूता रहा है। लगातार देखा यह गया कि जिला चिकित्सालय में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। अभी हाल ही में विधायक और मंत्री जी के द्वारा भी दौरा किया गया है जिला चिकित्सालय का, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी वर्षों से जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी है। जितने डॉक्टर होने चाहिए उतने नहीं हैं और कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। तो नहीं लगता कि किस प्रकार से हम ये लड़ाई लड़ पाएंगे? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि डॉक्टरों की कमी है, पूरे प्रदेश स्तर पर है, केवल सीधी बस में नहीं पूरे प्रदेश में है। उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कुछ NRHM के माध्यम से, कुछ संविदा के माध्यम से डॉक्टरों के आवेदन हर समय लिए जाते हैं और लगातार प्रयास है कि जिला चिकित्सालय को बेहतर किया जाए। तो उसमें ऑक्सीजन प्लांट भी लग गए हैं 2। अभी ICU के लिए विधायक जी ने भी 25 लाख रुपए कोरोना काल में दिया था, मुख्यमंत्री जी ने भी दिया और भी माननीय जनप्रतिनिधियों ने दिया। और अभी जो ट्रामा सेंटर बन रहा है लगभग 18 करोड़ रुपए का, वो भी मार्च अप्रैल तक में तैयार हो जाएगा। और CT स्कैन की सुविधा हमारे यहाँ नहीं थी, डिजिटल में एक्सरे की सुविधा नहीं थी, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ शुरू हैं। SNCO जो बच्चों का ICU वो मध्य प्रदेश में दूसरे तीसरे नंबर पर सीधी जिले का है। इस नाते सीधी में विकास हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा समय लग रहा है और धीरे धीरे करके हम सब उसको अच्छा करेंगे। अभी हाल ही में आदिवासियों की ज़मीन का एक मुद्दा भी आया था, जिसको लेकर के सीधी विधायक ने भरे मन से उस पर सफाई भी दी कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन ये आरोप आखिर आए तो आए कहाँ से? अब देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ। आरोप में सत्यता कितनी, इस बात की जानकारी लेना चाहिए। अब SDM साहब की कोर्ट में है, हमने तो SDM साहब से स्पष्ट कहा है कि आप दूध का दूध पानी का पानी करिए और अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो और नहीं हूँ तो वो भी आप जनता को बताइए। और माननीय विधायक जी ने कभी भी
किसी भी हरिजन आदिवासी को हमेशा देने का ही काम किया है, चाहे वो गुरियरा बांध रहा हो, चाहे आज़ाद नगर रहा हो, चाहे गाड़ा खो रहा हो, चाहे नौड़िया रहा हो, चाहे पहाड़ के किनारे जितनी भी बस्तियां बसी हैं, सब माननीय विधायक जी की देन है। ये दुनिया जानती है, मेरे बताने से नहीं, आप भी जानते हैं इस बात को। और इस नाते उन्होंने कभी हमेशा देने का काम किया, लेने का काम नहीं किया। और उन लोगों को तो लोगों ने उकसाया है, हमारा उनका कोई संबंध ही नहीं है। मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन थी, उसका पट्टा जितना उन्होंने मांग की थी उसका पट्टा उनको मिला, फिर बाद में हमको भी मिला, तो वो तो शासन की बात थी, हमारा उनका कहीं। हाँ, अब ये चढ़ावा भूत अपनी कहा था, चढ़ावा भूत चढ़ा है, ओखर न्यायालय अपने तरीके से संज्ञान में ली। हर बार विपक्ष की ओर से ये अटकलें लगाई जाती हैं कि इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे सीधी विधायक, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं अंततः वो चुनाव निकाल लेते हैं। तो क्या ऐसा करिश्मा करते हैं? करिश्मा उन्होंने छात्र जीवन से करना शुरू किया है। छात्र जीवन से जनता के साथ रहे हैं, जनता उनके साथ है, वो जनता के साथ रहते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए करते हैं, तो जनता इस बात को देखती है। और निर्णय विपक्ष को थोड़ी देना है, निर्णय तो जनता को देना है, वोट जनता को देना है। जनता वोट दे के जिताती है और भारी से भारी वोट से जिताती है। और जब से 1985 में पहला चुनाव विधायक जी ने लड़ा था और आज 2018 तक जितने चुनाव उन्होंने लड़े हैं, वोटिंग परसेंटेज कभी कम नहीं हुआ। चुनाव हारना जीतना अलग विषय है, लेकिन वोट कभी घटे नहीं हैं। परसेंटेज में हमेशा हमारे वोट बढ़े हैं, चाहे 85 में रहा हो, चाहे 90 में, चाहे 93 में, चाहे 98 में, चाहे 3 में, चाहे 8 में, 13 में, 18 में, हमारा वोट कभी नहीं घटा। हमारा वोट परसेंटेज हर बार अपग्रेड हुआ है और 23 में भी हम अपग्रेड करेंगे। आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास। विकास के मुद्दे पर ही और अपने काम के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता हमें फिर से एक बार पुनः मौका देगी। एक और चीज़ देखी गई, शिक्षा स्वास्थ्य, ये दो बहुत प्रमुख मुद्दे हैं। स्वास्थ्य की बात हमने कर ली, अस्पताल से संबंधित। शिक्षा में के स्तर पर ये देखा गया है कि कई जिले के अंदर जो विधानसभा अंतर्गत जो विद्यालय हैं, तो उनकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, फर्श जर्जर हो चुके हैं। तो उसको नवीनीकरण करवाने के संबंध में, दुरुस्त करवाने के संबंध में भी क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पहले जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो स्कूलों का उन्नयन कर देती थी, कागज़ में उन्नयन हो जाता, 10वीं से 12वीं कर देते थे, 8वीं से 10वीं कर देते थे, लेकिन बिल्डिंगें नहीं होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने इस बात का नियम बना दिया है कि हम विद्यालयों का उन्नयन करेंगे, उसके साथ उसके भवन की व्यवस्था करेंगे। और इसीलिए आप चारों तरफ देखिए, नए नए भवन बन रहे हैं। उपनी में आपका भवन बन के तैयार है, खुर्द स्कूल का भवन लगभग तैयार हो रहा है, तेगवा में बन गया है, हड़बड़ों में बन गया है, चौफाल में बन रहा है। प्रयोगशालाओं के लिए करोड़ करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। अभी हमारी ये जो कन्या विद्यालय सीधी की एक मात्र कन्या विद्यालय है, वो CM राइज स्कूल के नाम पर चयनित हो गई है। अभी 1 करोड़ रुपए आपके उत्कृष्ट विद्यालय को मिले और 1 करोड़ रुपए मॉडल स्कूल खजूरी को मिले हैं। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हमने विभिन्न प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी ने। और पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सब सीधी विधायक जी की देन है और भारतीय जनता पार्टी की देन है। जी, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे सीधी के विधायक प्रतिनिधि गुरुदत्त शरण शुक्ला जी, जिन्होंने कहा कि सीधी बीजेपी में अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आने वाले 2023 के चुनावों की तैयारी बीजेपी जोरदार तरीके से कर रही है और वो विकास के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेगी और जनता कहीं ना कहीं उनके साथ है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता किसके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार।